नमस्कार, आप देख रहे हैं जागते रहो। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ में। ये मामला जुड़ा हुआ है कोरोना के नए वेरिएंट से। क्या कोरोना एक बार फिर से कहर बरपा सकता है? यह खतरा पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से दिख रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भारत समेत पूरी दुनिया इस वक्त सचेत हो रही है, क्योंकि ओमिक्रॉन बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इसके चलते भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट शुरू करने के फैसले को पूरी तरीके से टाल दिया गया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट्स पर जांच और निगरानी को बढ़ा दिया गया है। उन लोगों पर खास नजर रखी जा रही है जो कि हाल ही में विदेश से वापस लौटे हैं। देखिए रिपोर्ट में। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में अभी इस वेरिएंट का कोई भी केस नहीं मिला, लेकिन सतर्कता बढ़ती जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई लोग उन देशों से भारत पहुंचे हैं जहां ये वेरिएंट पाया गया है। इनमें से कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं उनके अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं है। इस बीच इससे निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन ने रोकी उड़ान। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी। ओमिक्रॉन की पहचान होने से पहले यह फैसला लिया गया था कि 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भारत से चालू हो जाएंगी, लेकिन अब इस पर फिलहाल ब्रेक लग चुका है। कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू करने के फैसले को टाल दिया गया है। एविएशन रेगुलेटर अथॉरिटी डीजीसीए ने बुधवार को कहा कि फिलहाल 15 दिसंबर से चालू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के फैसले पर रोक लगा दी गई है। नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर को ओमिक्रॉन को लेकर समीक्षा बैठक की थी। इसमें 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू करने के फैसले पर विचार करने के लिए कहा गया था। उड़ानों पर रोक के साथ बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए भी कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिन देशों को एट रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, उनके लिए खास सावधानी बरती जाएगी। इन देशों से आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही टेस्ट कराया जाएगा। रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट पर ही रखा जाएगा। नेगेटिव आने पर 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। जहाँ ओमिक्रॉन वायरस का एक स्केयर पूरे विश्व भर में एक फैला हुआ है, उसी के चलते जो है बीएमसी ने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को गाइडलाइंस दी है, जिसके चलते तकरीबन 48 रजिस्ट्रेशन सेंटर और 40 सेंटर्स स्पेसिफाई किए गए हैं। यहाँ तक कि 3 RT-PCR सेंटर्स भी किए गए हैं। ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो डिपार्चर सेक्शन है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पैसेंजर्स जा रहे हैं उनका टेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि अब जो है 12 कंट्रीज़ जो है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड उन्हें एक हाई रिस्क पे डाला गया है, और उसी के चलते जो पैसेंजर्स वहाँ से आ रहे हैं उनकी कंप्लीट स्क्रूटिनी की जा रही है। कोरोना के चलते सरकार ने 600 से भी ज्यादा दिनों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा रखी है। पिछले साल कोरोना लॉकडाउन से 3 दिन पहले यानी 22 मार्च को ये पाबंदी शुरू की गई थी। इस साल 26 नवंबर को इसे खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। ये कहा गया कि 14 देशों को छोड़कर 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सामान्य रूप से चालू हो जाएंगी, लेकिन अब ये फिलहाल टाल दिया गया है। अभी तक भारत में नहीं मिला ओमिक्रॉन। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका समेत कुछ देशों से आए लोग कोरोना पॉजिटिव जरूर मिले हैं, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया है कि उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट है। हालांकि कुछ लोगों से मिले वेरिएंट की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं इसी बीच कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैलता जा रहा है। ये अब तक 20 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है, जबकि नवंबर के मध्य में ये पहली बार सामने आया था। सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया में भी ये मिला है। इजराइल में 2 डॉक्टर्स में ये पाया गया, और हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर्स ने तीनों डोज ले रखे थे। ये भी बताया जा रहा है कि इसके लक्षण डेल्टा वेरिएंट से थोड़े से अलग हैं। WHO इसे पहले ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह चुका है। कई देशों ने कड़े प्रतिबंध लागू करने भी शुरू कर दिए हैं। दुनिया में तेजी से फैलता जा रहा है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। एक के बाद एक इससे संक्रमित मरीजों की पुष्टि होती जा रही है। 20 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन। सऊदी अरब
अरब में पहुंचा ओमिक्रॉन। दक्षिण कोरिया में पहुंचा ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि ये कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा से करीब 6 से 7 गुना तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। मात्र 2 हफ्ते पहले इसका पता चला और आज की तारीख में अफ्रीका, यूरोप और एशिया के 20 से ज्यादा देशों में इससे संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। एक के बाद एक देशों में ये पहुंचता जा रहा है। WHO भी इसे लेकर चिंता जाहिर कर चुका है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में रखा गया है। बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन में अब तक करीब 50 म्यूटेशन हो चुके हैं, यानी करीब 50 बार ये रूप बदल चुका है और इसी के चलते ये और खतरनाक होता जा रहा है। ये भी डर सता रहा है कि कहीं वैक्सीन इसके सामने बेअसर न साबित हो जाए, क्योंकि इजराइल से ऐसा ही मामला सामने आया है। इजराइल के तेल अवीव में काम करने वाले 2 डॉक्टरों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दोनों को वैक्सीन के 3 डोज लग चुके थे। ये इजराइल में वेरिएंट के कम्युनिटी स्प्रेड का पहला मामला भी बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अभी तक पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं आई है। ये कितना घातक है अभी ये भी ठीक से नहीं कहा जा सकता। ओमिक्रॉन के लक्षण के बारे में WHO का कहना है कि अभी तक किसी तरह के खास लक्षण सामने नहीं आए हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा से अलग बता रहे हैं। ओमिक्रॉन के चलते मांसपेशियों में दर्द, हल्का बुखार, गले में खराश, थकान, सिर दर्द हो सकता है। ये भी देखा गया है कि डेल्टा वेरिएंट के विपरीत इसमें सूंघने और स्वाद की क्षमता पर असर नहीं पड़ता है। कुछ लोगों में ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। हालांकि अभी तक इसके बारे में जांच जारी है। हालांकि इस घातक वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बाद कई देशों ने दोबारा से प्रतिबंध लगाने की शुरुआत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां से खबर आ रही है कि ईरान की सीमा पर ईरानी सैनिकों और तालिबानियों के बीच में जोरदार झड़प देखने को मिल रही है। लगातार ईरानी सैनिक और तालिबानी सीमा पर इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबानी उन्हीं बख्तरबंद गाड़ियों से पहुंच रहे हैं सीमा पर, जिसे अमेरिका जाते समय अफगानिस्तान में छोड़कर गया था। वहीं इसी बीच एक और वीडियो सामने आया है जिसमें पंजशीर के कुछ लड़ाके दिखाई दे रहे हैं जो कि पहुंच भी चुके हैं काबुल तक। देखिए रिपोर्ट में। ये तस्वीरें ईरान और अफगानिस्तान की सीमा की हैं। यहाँ जमकर गोलीबारी हो रही है। बताया जा रहा है कि तालिबानियों और ईरानी सुरक्षा कर्मचारी आमने सामने हैं। अफगानी मीडिया और सोशल मीडिया पर यह खबर, ये तस्वीरें तेजी से फैली हैं। अफगानिस्तान में निब्रोज प्रांत के कोंग जिले की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। कई घंटों तक गोलीबारी जारी है। दोनों ओर से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से बड़ी संख्या में सैनिक सीमा पर मौजूद हैं। सीमा पर युद्ध जैसा माहौल हो चुका है। तालिबानियों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। गाड़ियों में सवार होकर बड़ी संख्या में तालिबानी सीमा पर पहुंच रहे हैं। तालिबान ने युद्ध में इस्तेमाल होने वाली बख्तरबंद गाड़ियों को भी सीमा पर भेजना शुरू कर दिया है। ये वही गाड़ियां हैं जो अमेरिकी सैनिक छोड़ गए थे। ईरान के साथ अफगानिस्तान की लंबी सीमा लगती है। ईरान पहले से ही तालिबान राज के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर चुका है। अब हालात ये है कि सीमा पर तालिबान और ईरानी सैनिकों के बीच में भयंकर झड़प हो रही है। इस बीच एक वीडियो सामने आ चुका है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें दिख रहे लोग अहमद मसूद के लड़ाके हैं। ये तालिबान की चेतावनी दे रहे हैं कि वो काबुल पहुंच गए हैं। उन्हें अपने नेता अहमद मसूद के इशारे का इंतजार है, जिसके बाद वो काबुल में तालिबानियों के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध छेड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, जिसका लोकार्पण 13 दिसंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि धाम का काम निर्माण कार्य जो है वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। 24 घंटे तेज रफ्तार के साथ में कार्य हो रहा है और आपको ये भी बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं होने वाली है। ये मंदिर, ये कॉरिडोर विशालकाय होने वाला है, अद्भुत होने वाला है। गंगा नदी से सीधे मंदिर तक पहुंचने का रास्ता होगा। देखिए काशी से हमारी ये खास रिपोर्ट। बाबा के भक्तों की मनोकामना पूरी होने वाली है। दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण होना है। इसके मद्देनजर इन दिनों धाम में निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। पूरी तैयारियां की जा रही हैं इसे भव्य बनाने की। बताया जा रहा है कि देव दीपावली की तरह अलौकिक होगा लोकार्पण दिवस। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को बनारस आएंगे। बताया जा रहा है कि इस अवसर पर बनारस में जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बिल्कुल उत्सव जैसा माहौल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आखिरकार जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही पहुंचेंगे इसका लोकार्पण करने के लिए। काशी विश्वनाथ की तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि देखिए आखिर किस तरीके से कॉरिडोर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी बात है, मेगा प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त जब प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार बनी थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए काशी क्योंकि उनकी नगरी है, भोले की नगरी कही जाती है काशी, और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते आए हैं और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भी बनाई थी। चाहे 2014 की बात की जाए, 2019 की बात की जाए, और यही वो सपना है जो आखिरकार साकार होने जा रहा है। 13 तारीख को जो है 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का लोकार्पण करने जा रहे हैं। अपने आप में बहुत खास और बहुत अद्भुत होने जा रहा है ये कॉरिडोर की बात करें तो देखिए कई भवन केंद्र जो है इसके अंदर बनाए गए। साथ ही लोग जो यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो उसके लिए तमाम सुविधाएं दी जा रही, चाहे रेस्टोरेंट्स की बात की जाए या फिर पुस्तकालय की बात की जाए। यात्री जो यहाँ पर पहुंचेंगे, जो दूर दराज से लोग आते हैं, उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो इसके लिए तमाम जो है चीजें, सुविधाएं जो है दी गई हैं। काशी विश्वनाथ धाम का एक बेहद भव्य रूप विश्व देखेगा। गंगा घाट से काशी विश्वनाथ धाम का सफर आसान होगा। जलाभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा। बताया जा रहा है कि पहले जल लेकर आते समय बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब वो दिक्कतें नहीं होंगी। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु अब गंगा में स्नान करने के बाद सीधी सीढ़ियों और एक्सीलेटर की मदद से मंदिर तक पहुंचेंगे। तैयारियां जो है वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और ये रास्ता जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं दरअसल ये कॉरिडोर से होता हुआ सीधे मां गंगा के पास जो है जाएगा। और कोशिश दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही थी कि कॉरिडोर से जो है ये कोशिश की जा सके कि जो लोग मां गंगा से स्नान करके आएंगे वो सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा सके। कॉरिडोर का काम अब अंतिम चरण में है। सड़क से लेकर मंदिर के गेट तक सबका निर्माण पूरा हो चुका है। जो बचा है उसे भी 13 दिसंबर को पूरा कर लिया जाएगा। आइए आपको इस कॉरिडोर के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 800 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें 390 करोड़ तो उस क्षेत्र का मुआवजा देने में खर्च हुए जो क्षेत्र कॉरिडोर बनाने के लिए लिया गया। खुदाई के दौरान 27 प्राचीन मंदिर मिले। इन मंदिरों की भी मरम्मत की गई। मंदिर में अब एक समय में करीब 50,000 श्रद्धालु मौजूद होंगे। पहले ये क्षमता कुछ 100 तक थी। ये विशाल मंदिर गंगा के घाट से साफ दिखेगा। सीढ़ियों और एक्सीलेटर की मदद से गंगा से सीधे मंदिर पहुंच सकेंगे। श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत न हो इसका खास ख्याल रखा गया। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। मंदिर परिसर में 27 निर्माण और किए गए हैं। इनमें पूजा के लिए हॉल, विश्राम गृह, फूड कोर्ट, संग्रहालय, गेस्ट हाउस, सुरक्षा केंद्र और यात्री सुविधा केंद्र होंगे। मंदिर में निगरानी के लिए 300 सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। बैगेज स्कैनर भी होगा। तस्वीरें अपने आप में बहुत भव्य, बहुत अद्भुत इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि अब जो है इसका लोकार्पण होने जा रहा है। दिन रात 24 घंटे यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द निर्माण कार्य जो है इसका पूरा हो सके। मैं कहूँगी अपने विजय को दरअसल इस साइड की जो है तस्वीरें दिखाते रहें क्योंकि यहीं पर जो है तमाम रेस्टोरेंट्स बनाए जाएंगे ताकि जो यात्री यहाँ पर पहुँचे उन्हें खाने की जो है सुविधा मिल सके, या फिर जो यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए आराम के लिए भी जो है तमाम रूम्स जो है वो बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, जो दिव्यांग है, जो बुजुर्ग है,
उनको जो है किस तरीके से कॉरिडोर के दर्शन कराने हैं, उसके लिए भी जो है तमाम सुविधाएं जो है बनाई गई हैं। आप ऐसे में समझिए भवन का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें भी जो है इस कॉरिडोर को लेकर एक और खास बात है, इसके लिए करीब 314 संपत्तियों को भी लिया गया है। 1400 लोगों को दूसरी जगह बसाया गया है और ये सब आपसी सहमति से हुआ। किसी ने भी कोर्ट तक आपत्ति जाहिर नहीं की। बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम अपने उस मूल स्वरूप में होगा जिसके बारे में सिर्फ सुना जाता था। बाबा का दर्शन पूजन करने आने वाले श्रद्धालु धाम की भव्यता देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करते हैं राजनीति की। क्या कमजोर होती कांग्रेस को हटाकर ममता बनर्जी खुद विपक्ष का एक मजबूत चेहरा बनने की कोशिश कर रही हैं। महाराष्ट्र में ममता बनर्जी की ओर से जो बयान जारी किए गए उससे यही साबित होता है। शरद पवार से मुलाकात करने के बाद में ममता बनर्जी ने कहा कि अब यूपीए है कहां। क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। क्या है? हमारे पास 300 आदमी कम एमपी बनेंगे, तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूँ। मुलाकात की सियासी तस्वीर ने कांग्रेस की सत्ता वाली सियासी सपने को चकनाचूर कर दिया है। ममता बनर्जी और शरद पवार की मुलाकात हुई, बात हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ उसने नए सियासी समीकरण की सुगबुगाहट तेज कर दी है। शरद पवार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने यूपीए के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। क्या है? तो क्या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी का मुकाबला यूपीए नहीं बल्कि किसी और सियासी समीकरण से होगा? सवाल ये भी कि अगर कोई सियासी समीकरण बनता है तो कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? क्योंकि पवार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने सिर्फ यूपीए के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े नहीं किए बल्कि कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? शरद पवार और ममता के बीच मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तीसरी बार बंगाल की सत्ता हासिल करने के बाद ममता बनर्जी सियासी कद कहीं ज्यादा उनका ऊंचा हुआ है, जिसके बाद नुकसान कांग्रेस को हुआ। कई दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़ टीएमसी में शामिल हुए। कांग्रेस की डूबती नैया में कोई सियासी सवारी नहीं करना चाहता। कांग्रेस का साथ बिहार में आरजेडी और यूपी में सपा पहले छोड़ चुकी है। ऐसे में शरद ममता के बीच हुई मुलाकात के बाद सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस कोई और बड़ा झटका कांग्रेस को लगने वाला है? स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव जिसका फर्क इस देश का जनता का भरोसा रहेगा और बीजेपी को दूर करने के लिए मददगार होगा, उस रास्ते से हम जाएंगे। सीधी बात एक है कि those who are against BJP, if they will come together, they are welcome. सियासी नेतृत्व के अभाव में कांग्रेस दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। विधानसभा चुनावों में लगातार मिल रही हार में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पार्टी 2 धड़ों में बंट गई है। सरकार ने इसको तोड़ दिया, वो करेगी कैसे? और हमारे पास 300 आदमी कम एमपी बनेंगे, तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं इसको करूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अल्लाह करे कि 300 आए, लेकिन मुझे अभी तो नहीं दिखता, तो मैं ऐसा कोई गलत वादा भी नहीं करूंगा। बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से ही ममता बनर्जी की सियासी महत्वाकांक्षाएं जाहिर होने लगी थी। तो क्या शरद पवार से आज हुई मुलाकात उसी सियासी सपने को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है? कांग्रेस भले ही कमजोर हो चुकी है, लेकिन सवाल है क्या दीदी का सियासी कौशल मोदी के मुकाबले विपक्ष को एकजुट खड़ा कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।